कहाँ तक पढ़े थे? निकालना सीख रहे थे ना, निकालना सीख रहे थे, और उसमें 2 4 6 है ना कर लिए थे, फटाफट देख ले रहे हैं। जैसे अगर एरिया की बात करें, है ना, बिल्कुल सही, बस केवल लिखूंगा डायरेक्ट, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, तो आपने कहा था L2, सही है, ओके। फिर उसके बाद वॉल्यूम का आपने निकाला था, कितना आया था? L3। इसका मतलब समझ आ रहा है, लंबाई की 3 बीमार थे उसमें, है ना। उसके बाद आपने क्या निकाला था? मुझे लगता है चाल, है ना, स्पीड। स्पीड का कितना आया था बेटा? LT माइनस 1। अच्छा, इसके बाद आपने निकाला था डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, कितना आया था? इसका भी LT माइनस। देखो कम से कम 10 12 15 का निकालना सीखेंगे। और देखो हमको यहाँ पर केवल सीखना है निकालने का तरीका, क्योंकि अभी हम 11th में हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी भौतिक राशियों का फार्मूला हमको याद नहीं होगा। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि अगर फार्मूला पता हो या फिर मात्रक पता हो तभी निकाल पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका भी मैं बताओ, नहीं बता पाते हो, घबराना नहीं है, हमको निकालने का तरीका आता है, आप फार्मूला बताओ, हम निकाल लेंगे। बात समझ में आई? डीमोटिवेट नहीं होना कि हमको नहीं निकाल पाए, हो गया ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक 12th में हम लोग पहुँचेंगे, 12th तक हम लोग लगभग सारी भौतिक राशियाँ पढ़ लेंगे, इंटरमीडिएट लेवल तक सब निकाल लेंगे, समझ गए? महत्वपूर्ण यहाँ क्या है? निकालने का तरीका। फिर भी 10 12 15 का पढ़ते हैं, कुछ राशियों का बार बार यूज होगा, उनका याद होना भी जरूरी है, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद अगर आप वेग जानते हो तो त्वरण का देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एक्सीलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण। इसका देखना, हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा त्वरण। त्वरण का फार्मूला इसको ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा, अरे डेल्टा वी का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन, डिफरेंस। डेल्टा सब डेल्टा कहीं भी लगाओ, उसका मतलब डिफरेंस होगा। बात समझ आ रही है? उन दोनों का अंतर, ये चीज़ है। और इतना अंतर होगा जितना हम बता पाए, है ना। और अगर अनंत सूक्ष्म है, मतलब अंतर करने के बाद में उसकी जो वैल्यू मिली है वो बहुत कम है, अनंत सूक्ष्म, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो डी से लिख लेते हैं, डी बी, वो तो समझा दिए थे, आगे भी समझेंगे। तो डेल्टा बी का मतलब होगा क्या, आप बताओगे? इसका मतलब होगा सर V2 माइनस V1, भैया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समझ आ रहा होगा? कुल मिला के वेग का अंतर वेग ही तो होगा। और यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब आप बताओगे T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभ। जैसे मान लो T2 की वैल्यू है 15 सेकंड और T1 की वैल्यू है 10 सेकंड, 15 में से 10 जाएगा 5 क्या सेकंड ही, टाइम ही तो है ना। तो समय अंतराल का मतलब भी एक प्रकार का समय हुआ, वेग का अंतर भी एक प्रकार का वेग ही हुआ। अब अगर इसका कोई हमसे कह रहा है कि भैया विमीय सूत्र बताओ, तो हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का डायमेंशनल फार्मूला। डेल्टा बी क्या है? वेग। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? आप बताइए सर, एल टी माइनस 1 और बटे डेल्टा टी, इसकी पावर कितनी है? और यहाँ पर पावर माइनस। अगर इसको ठीक से लिखें तो आप बताओगे एल, ठीक है, आधार समान है, टी यहाँ भी टी यहाँ भी, और भाग भाग है तो भाग में घाते क्या होंगे? घट जाएंगे, तो यहाँ टी माइनस 1 पहले से था और इसमें से घटाना है क्या? 1, तो माइनस 1। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, आ रहा है? हाँ, इसको देखो, समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाले पद जुड़ जाएंगे, तो माइनस एक कितना हो जाएगा? 2। और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का, तो जब दोनों बराबर है तो चाहे जिसके सामने का चिन्ह हो डायरेक्ट लिख सकते हो -2। देखो एक काम करो, मैं यहाँ पे कुछ घातांक के नियम लिख देता हूँ, जानते हो तो ठीक बात है, नहीं जानते तो जान लो कुछ, है ना। किसके रूल्स लिखूंगा? घातांक के नियम, है ना, रूल्स ऑफ इंडिसेस। देखो ये जानना बहुत जरूरी है। पहले आप इतना तो जानते होंगे, ए की घात मान लो m, a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर, अगर कहीं ऐसे लिखा सबसे पहले समझ a गुणे a n बार, कितनी बार लिखा है बेटा? ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, ऐसे
तो जो ये n बार लिखा है इसका मतलब n बार इसका गुणा कराया गया होगा। तो एक को एक बार जोड़ोगे एक, दो बार जोड़ोगे दो, तीन बार जोड़ोगे, चार बार जोड़ोगे और n बार जोड़ेंगे तो n, यानी a टू द पावर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर घातांकीय संख्या ऐसे कोई कहीं पर लिखा है तो इसको तो हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब आधार। जब भी बोला जाए आधार समान है तो इसका मतलब समझना जो नीचे लिखी गई संख्या है वो देखना है बराबर है कि नहीं। और इस n को बोलते हैं बेटा पावर या फिर इंडिसेस, यानी कि घात। ये बात समझ आ रही है? अब नियम क्या है तो फटाफट देखना। अगर कहीं आधार समान हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस, देखो आधार समान था और गुणा है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। और कहीं ऐसे लिखा है a टू द पावर m बटे a टू द पावर n तो बराबर लिखोगे a टू द पावर m माइनस, क्यों? यहाँ भी आधार समान है a, लेकिन भाग है तो भाग में घाते घट गई। अच्छा, कहीं लिखा हो a टू द पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये सब प्रूव भी कर सकते हो, सबका है ना। और उसके बाद कहीं पर लिखा हो a टू द पावर n तो अगर इसको हम हर में ले जाएंगे तो लिख देंगे a टू द पावर माइनस n। या फिर कहीं पर लिखा हो a टू द पावर माइनस n तो इसको हर में ले जाएंगे तो a टू द पावर प्लस n। यानी अंश से हर मिलाओ या हर से अंश मिलाओ उससे घात का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस था, हर मिलाए माइनस है, इसी को फिर ऊपर ले जाओ फिर प्लस हो जाएगा। समझ गए? ऐसे बहुत सारे नियम है और भी बहुत सारे नियम है। कहीं पर लिखा हो इसका भी काम रहेगा a टू द पावर m बराबर b टू द पावर m, ऐसे लिखा हो तो ध्यान देना। सबसे आसान भाषा ये है कि भैया बराबर लगा है इसका मतलब LHS RHS के बराबर है, तो घात तो बराबर दिख रहा है, घात तो बराबर दिख रहा है, बराबर a और b नहीं दिख रहा है। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब a b के भी बराबर हो, है ना। तो यहाँ a बराबर b होगा, ऐसे लिख लेना पूरा इफ, यानी कि यदि ऐसे लिखा हो यदि इतना बराबर इतना होगा ना देन a बराबर b भी होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर। एक चीज और हो सकता है, या m की वैल्यू 0 हो, पावर जो है 0 हो जाए, तो किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना होगा? 1, तभी बराबर हो जाएगा। तो दो कंडीशन। ऐसे अगर कहीं पर लिखा है भैया यदि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n तब, तो आप बताएंगे सर बराबर का चिन्ह इसका मतलब बराबर तो है फिक्स है और आधार तो बराबर दिख रहा है, घात बराबर नहीं है तो घात भी बराबर होना चाहिए। ये LHS RHS से तभी बराबर होगा जब इसकी घात भी क्या हो? बराबर, है ना। तो ये सारी चीज प्रूव भी कर सकते हो फटाफट। क्लियर? जैसे देख लो ये कैसे होगा, तो आप बताओगे सर LHS ले लीजिए a टू द पावर 0, ठीक है ले लीजिए। अब इसको कहोगे सर आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस संख्या की पावर एक में से एक जाएगा 0 ही रहेगा। ओके, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे a की पावर 1, क्योंकि अभी आपने कहा है भाग में घाते क्या होते हैं? घटते हैं। आधार समान है तो आधार समान है, भाग करेंगे तो 1 माइनस 1 वही चीज आएगा, और समान चीज लिखा है तो इसको काटेंगे कितना मिलेगा? समझ आ रहा है? ऐसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। ये जो है ये लिखा हुआ है, कहीं लिखा है LHS ले लीजिए a टू द पावर n, ठीक है, और इसको हर में ले जा रहे हो ना, तो इसको कह सकते हो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n LHS ले लिए। अरे भाई कलर कैसे चेंज हो गया? हाँ, और नीचे लिख सकते हैं a की पावर 0, आराम से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान क्या होगा? 1 से भाग कर सकते हैं। अब कहोगे सर आधार समान है तो भाग में घाते क्या होंगे? घटेंगे। कोई बात नहीं, ऊपर 1 लिख लो और इसको नीचे लाओ, तो नीचे लाएंगे तो भैया 0 में से घटेगा, 0 में से घटेगा ना ये। क्लियर? अच्छा आप देखना 1 बटे a की पावर, तो 0 में से n जाएगा, ये समझ गए? तो एक चीज यहाँ और लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना। ये अभी देखो इसको अंश में लाए हो तो m में से n घट रहा है। अगर इसी को कोई कहे नहीं सर हमको हर में ले जाना है, यहाँ n में से m घट जाएगा, n में से m घट जाएगा। तो बेसिक चीज़ है, ये सब आप जानते हो, है ना। और जो काम लगता रहेगा बताते रहेंगे, इतना जानना कम से कम जरूरी है। ये सब काम रहेगा, ये भी काम रहेगा। अभी घातों की तुलना कराएंगे इसमें ना, जब यूजेस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले, ठीक है। ये वाला बेटा फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान देना। रुक जाओ, आ गया सब, ठीक है। वही समझा दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ इधर ऐसे बराबर करके। भैया 1 बटे a की पावर n माइनस m हो जाएगा। जब नीचे लाएंगे तो n में से m घटेगा, ऊपर ले जाएंगे तो m में से m। देखो कैसे हो गया,
LHS मैंने लिया, क्या लिखा था, a⁴n लिखा है। इसको 1 से भाग कर सकते हो, एक ही तो लिखा है, 1⁴0 का मतलब क्या होता है, 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब आधार समान हो तो भाग में घाते घटेंगी, तो ऊपर मैंने 1 लिख लिया क्योंकि 1 से गुणा तो करा ही सकते हो किसी चीज में, और a⁴n को नीचे ले आए, तो नीचे लाएंगे तो 0 में से n घटेगा, किसमें से, 0 में से n घटेगा, ठीक है। तो 0 में से n जाएगा तो -n, ऐसे ऊपर भी ले जाओ तो उसको भी प्रूव कर सकते हो, सबको प्रूव कर सकते हो, क्लियर है। तो आगे चल रहे हैं ना, और भी राशियों को देख रहे हैं। त्वरण जान लिए, त्वरण जान लिए तो बल भी जान सकते हो, बल बराबर, क्या बात है, आप लिखेंगे भैया हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, ध्यान देना भैया, ये हो जाता है इम्पोर्टेंट, ऐसा इसलिए कि ये बार बार आपको मिलेगा तो इसका याद भी होना चाहिए। और 12th में बल एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक ऐसी अवधारणा पढ़ोगे जो सर्वाधिक अलग अलग नामों से जाना जाएगा, बस केवल इसका नाम बदला रहेगा और रहेगा बल ही। बात समझ आ रही है। घर्षण पढ़ोगे वो भी बल होगा, घर्षण बल होगा, श्यान बल होगा, बहुत सारे से, तनाव बल होगा, संपीड़न बल होगा, क्लियर है, प्रत्यानयन बल होगा, सब बल ही होगा, ठीक। चलो, पृष्ठ तनाव पढ़ोगे वो भी बल ही होगा, बस एकांक लंबाई पर देखेंगे, उसकी भी बीमा लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देखो तो बल की बीमा अगर इसका देखना है तो आप लिखोगे NLM से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, F = m×a, हम लोग पढ़ते हैं 9th में, दूसरा नियम है। यहाँ से निकालना पड़े तो हम बताएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F यानी फोर्स का, तो बताएंगे F बराबर यम ही लिखा है, तो F का बीमा वही होगा जो यम गुणे a का होगा। यम को इंग्लिश, यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास, उसका पहला अक्षर m लिख देंगे। त्वरण का तो अभी हम लोगों ने निकाला है LT-2, LT माइनस ये LT-2, ओके रख दिए। हाँ ये सब याद रहेगा तो देखो इससे बचेगा ना, डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। बाकी निकालना तो आप जानते हो, m अकेला है, कहीं और आधार तो दिख नहीं रहा, तो ऐसे लिख लेंगे यल भी, और कोई दिक्कत। एक और देख लो, घनत्व, मीन्स, ठीक है भैया। जो डेंसिटी होगा था उसको हम लोग सामान्यतः रो से लिखेंगे, हाँ रो, ध्यान रहे, डेंसिटी को हम लेमडा से भी लिखते हैं, सिग्मा से भी लिखते हैं और रो से भी लिखते हैं। हाँ इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि घनत्व भी कई टाइप का होता है, क्लियर। घनत्व लीनियर भी होता है जिसको बोलते हैं रेखीय, घनत्व सरफेस भी होता है यानी कि जिसको बोलते हैं पृष्ठ, और घनत्व आयतन भी होता है, आयतन वाला घनत्व उसको बोलते हैं आयतन घनत्व, रेखीय घनत्व और पृष्ठ घनत्व। ऐसे अब देखो समझा रहा हूँ, फटाफट समझा दे रहा हूँ ना, क्योंकि जनरली तो हम लोग को यही पढ़ना है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है जब शुरू से यही पढ़ते रहते हैं कि ये सब क्या है। एक चीज़ बताओ, आयतन घनत्व की बात की जाती है तो इसको मापा जाता है कि भैया एकांक आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब में कोई चीज़ कितना है, उसकी कितनी मात्रा है, उसको बोल देंगे आयतन घनत्व। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल में कोई चीज़ कितना है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल घनत्व। रेखीय की बात की जाएगी, लंबाई, केवल लंबाई में देखना है कि एकांक लंबाई में कोई चीज़ कितना है। एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मान लो ये कोई तार है, खंभे से बना हुआ है, बात समझ आ रही है, कोई तार है, इस पर बहुत सारे मान लो चिड़िया बैठी हुई हैं, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं, अब आपको बताना हो रेखीय घनत्व किसका, चिड़िया का, चिड़िया का रेखीय घनत्व बताना है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर लंबे तार पर कितनी चिड़िया है, बात समझ आ रही है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है, क्लियर, या फिर ऐसे देख लो, मान लो पूरा ये 10 मीटर है, कितना है, हाँ व्यापक रूप में समझो ज़्यादा समझ आएगा, 10 मीटर पूरी लंबाई थी तार की, और चिड़ियों की संख्या मान लो 100 है, कितने बेटा, 100 चिड़िया है। अब इनका घनत्व बताना है, मतलब सघनता बतानी है, आसान है, आप बताओगे सर 10 मीटर पे कितना, 10 मीटर पे 100 चिड़िया है, ठीक है। तो हमको तो परिभाषा कहती है एकांक लंबाई में बताओ, यानी 1 मीटर पे कितना है, तो 1 से तो गुणा आप किसी चीज़ में करा सकते हो, तो 1 मीटर को रोकना 10 गुणे में उधर जाएगा, 10 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो आप बताओगे सर 1 मीटर में 100/10 चिड़िया होगी, जिसका मतलब होगा 10 चिड़िया, तो इसका डेंसिटी कितना आ गया, चिड़िया का घनत्व आ गया 10, लेकिन कौन सा, रेखीय घनत्व, तो इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
लेमडा। ध्यान देना, तो कुल क्या है, कुल राशि की संख्या बटे कुल लंबाई, कुल राशि की संख्या बटे कुल, तो याद ये रखना जब रेखीय घनत्व होगा तो लंबाई से भाग किया जाएगा। क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना, बहुत आसान है, आप लोगों ने जीके जीएस में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में जनसंख्या घनत्व पढ़ा होगा ना कि भैया जनसंख्या घनत्व कहाँ का जनसंख्या कितना सघन है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया होगा। समझना, कुछ याद है? जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार कर लो, कहाँ का है? हाँ, इंडिया का पूछ रहा हूँ, राज्य का बताओ। उत्तर प्रदेश, यही तो गलत है, बिहार। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जनसंख्या कितना है, मैं पूछ रहा हूँ जनसंख्या घनत्व, मतलब सघनता कहाँ ज्यादा है, पास पास कहाँ रहते हैं, है ना। तो समझना, अब बताओ हम लोग रहते हैं, हम लोग पृथ्वी की सतह पर रहते हैं कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं? सतह का मतलब क्षेत्रफल पर रहते हैं ना, कि किसी लंबाई पे रहते हैं, तार वार पे बैठे रहते हैं, क्षेत्रफल पे ना। तो याद रखना जब कोई चीज क्षेत्रफल पर होता है तो उसका पृष्ठीय घनत्व निकाला जाता है, यानी हमको बताना होगा कि अच्छा जनसंख्या घनत्व देखो कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये निकाला जाता है, यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने लोग रहते हैं ये देखना है। तो देखा गया कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो वहां का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। आसान भाषा में बोल दो कि भैया कहीं 100, मान लो 100 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्र था, और इसमें देखा गया कि 1000 लोग हैं, कितने? 1000 लोग। लेकिन हमको इतने क्षेत्रफल से थोड़े मतलब, हमको तो एकांक क्षेत्रफल में बताना है। तो आप कहोगे सर 1 से गुणा करा सकते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर रोको, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1000 लोग बटे 100, ये कट जाएगा, कितने आए? 10 लोग। बताओ यहाँ भाग किससे किए? क्षेत्रफल से। किससे किए? एरिया ही तो था 100 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो आप बताओगे कि सर जब क्षेत्रफल घनत्व देखा जाता है तो उस राशि में, यानी जिसका घनत्व देख रहे हो, क्षेत्रफल से भाग किया जाता है। क्लियर? अब बात आती है आयतन। किसकी बात आती है? हाँ, ये भी जानो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है ना, वहाँ 1-1 किलोमीटर पे कोई घर देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेट ऐसे। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश जो चीन से लगता है ना, सबसे पूर्वी। जैसे अगर कम समझ आ रहा हो तो देख लो फटाफट ऐसे करके, यहीं पर बना दे रहे हैं। यहाँ नेपाल है बेटा, नेपाल के बाद यहाँ सिक्किम होगा, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है। बस ऐसे बना रहे ये, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर पश्चिमी, इधर दक्षिणी भाग हो गया, इधर उत्तरी हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। बस इसको बता के घनत्व है ना, आयतन घनत्व। एक चीज बताऊं, किसी चीज का द्रव्यमान उसके सतह पर होता है, सतह पर होता है, पागल हो गया? तुम्हारा द्रव्यमान केवल तुम्हारे सतह पर क्षेत्रफल पर वितरित है, तुम्हारे अंदर पूरी बॉडी में है। क्लियर? तो जब द्रव्यमान घनत्व बताना होगा तब आप कहोगे सर आयतन से भाग करेंगे। क्लियर? जैसे ये ईंट की दीवार है तो इसका जो द्रव्यमान है पूरे ईंट में होगा ना, पूरे अंदर होगा, ऐसा तो नहीं कि केवल बाहर बाहर है, कि केवल लंबाई पर है। तो आप बताओगे आयतन में है। ये चीज बहुत डेप्थ में समझना। तो जब किसी चीज का द्रव्यमान घनत्व निकाला जाता है तो उस द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया जाता है। एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना लोग हैं, एकांक लंबाई पर कितनी चिड़िया है। क्लियर? तो जब रेखीय घनत्व होगा लंबाई से भाग करेंगे, जब क्षेत्रफल घनत्व क्षेत्रफल से, आयतन घनत्व आयतन से। तो याद रखना फर्स्ट ईयर में जनरली हम लोग यही समझेंगे कि आयतन घनत्व पढ़ रहे हैं। क्या समझेंगे बेटा? आयतन घनत्व पढ़ रहे हैं। तो आयतन घनत्व को रोज से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि असल में हम द्रव्यमान घनत्व पढ़ रहे होते हैं। क्या पढ़ रहे होते हैं? इसीलिए द्रव्यमान पूरे आयतन में होता है, इसलिए तो पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। तो रो इज इक्वल टू होगा क्या, पूरे द्रव्यमान को पूरे आयतन से भाग कर दो, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान होगा मिल जाएगा। ऐसे समझ लो, V आयतन मान लो वॉल्यूम V है, V आयतन में मान लो M द्रव्यमान है, कितना? एकांक आयतन में तो कहोगे सर 1 से गुणा कर दो, एकांक आयतन रोक लो। तो एकांक आयतन में M B गुणे में उधर जाएगा, इसी को तो बोलते हैं एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, वही क्या होगा द्रव्यमान घनत्व। क्लियर? और असल में पूरा नाम बोले तो द्रव्यमान आयतन घनत्व। चल, चूंकि द्रव्यमान आयतन में होता है तो उतना अंडरस्टूड होता है, आपको समझना है। अब इसका बीमा देख लें, M क्या है? मास, और V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना, आयतन। ये सारी चीज जानते हो पहले से, तो बताना जरूरी नहीं है। लिखेंगे डायमेंशनल
फार्मूला हो। तो भैया ये द्रव्यमान बटे आयतन के क्या नाम है, विमीय सूत्र के बराबर होगा। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, मास से क्या हो जाएगा m, लिख देंगे कैपिटल M, बटे वॉल्यूम का तो हम लोगों ने निकाला था ना L3, और अगर बराबर करना चाहें तो कोई बात नहीं, m अकेला था, ठीक है। इसकी पावर प्लस थी, अंश में आएगा -3, क्योंकि किसी भी संख्या को अंश से हर से अंश में ले जाएंगे तो उसे घात का चिन्ह, ये हो गया। मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा, याद रखना, उसको याद भी कर लो, MLT -2 MLT -3 MLT, गुड। बात कर लेते हैं बेटा वर्क की। इसको क्या बोलते हैं, कार्य, ठीक है। और वर्क इज इक्वल टू होता क्या था, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में, कोई विस्थापन को S से लिखता है, कोई X से लिखता है, कोई D से लिखता है, उससे कोई मतलब, मैंने D लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। याद रखना बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा F D cos थीटा, अगर दिशा में नहीं तो ऐसा लगाना, बल और विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो हमको बिना से मतलब है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, होगा क्या, बल गुणे विस्थापन के विमा। तो बल का विमा अभी निकाले हो, कितना बेटा, MLT -2, इसका सूत्र हो गया। और D क्या है, विस्थापन, लंबाई ही तो है, L हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो आगे चलेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे, M अकेला था, ठीक है, लेकिन L यहाँ भी है और L यहाँ भी है, आधार समान है और गुणा भी है, गुणे में घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, एक कितना हो जाएगा 2, और T -2। प्राक से एक देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ से एक चीज और पता चलेगा, गतिज ऊर्जा, इसका जो व्यंजक होता है काइनेटिक एनर्जी को बेटा जनरली K से लिख देते हैं, तो K इज इक्वल टू फार्मूला का हाफ mv², 1/2, आधा ही तो है, तो हाफ पढ़ दिए mv, भैया 1/2 आंकिक मान है, इसका कोई विमीय सूत्र, तो यही चीज़ यहाँ बताना था, इसलिए लिए कि आंकिक जो परिमाण है इसका बीमा से कोई लेना देना, बचा mv², इसका बीमा देखेंगे, m क्या है, मास पता ही है, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। याद रखना वॉल्यूम जब मैं लिखता हूँ तो कैपिटल V लिखता हूँ, वेलोसिटी को स्मॉल v लिखता हूँ, तो अंतर स्पष्ट होगा, धीरे धीरे जान भी जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बताओगे 1/2 का कोई बीमा नहीं, छोड़ो। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा मास से m, और v क्या है, वेलोसिटी, LT -1, LT -1, ध्यान ये रहे इस पूरे का वर्ग है, तो यहाँ वर्ग है, आसान है। एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं आपको यहाँ, वो भी फटाफट बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, काम लगेगा, अरे आप बताएंगे सर अगर कहीं लिखा हो a⁴m⁴n तो हो जाएगा a⁴m × n, यानी घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा, लेकिन सावधानी बरतना ये है कि a⁴m⁴n ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब हो जाएगा a और m⁴n, ये समझ लो, इन दोनों में अंतर समझ आ रहा है, यानी इसको ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। जैसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 2, तो इसका मतलब होगा 2 की घात 3 त्रिक का 9, और इसको सॉल्व करेंगे। और कहीं लिखा हो 2 की घात 3 की घात 2, तो 2 की घात घात की घात में घातों का गुणा 3 दूनी 6, यहाँ 2 की घात 6, यहाँ 2 की घात 9, समझ गए। हालांकि यही वाला आपको मिलेगा, यही वाला मिलेगा, और ये मिलेगा नहीं, फिर भी आप जान लो, नुकसान तो करेगा नहीं। इतना हो गया, मैंने कहा था जो जो मिलता चलेगा बताते चलेंगे, बहुत सारे नियम आते हैं वापस। तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ तो यम हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा, और यहाँ देखना इसकी पावर कितनी 1, और इस पूरे की घात लगी है 2, घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 2 का 1 में गुणा कराओगे, 2 1 कम 2, और यहाँ माइनस प्लस 2 1 कम, अब इसको सही से लिख लो, mL2² नहीं और T -2, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है, ले इसका मैच कराना सेम है,
मैंने कल बताया था आपको, वह भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान है, विमा भी समान होगा, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, गतिज ऊर्जा। एक और देख लो, स्थितिज ऊर्जा, और कौन सी, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये पढ़ना भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको सामान्यतः यू से लिखते हैं, और यू इज इक्वल टू होता क्या है तो आप बताओगे एम जी एच। एम जी गुरुत्वीय बल होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण ही तो होता है, तो द्रव्यमान और ये गुरुत्वीय त्वरण है, बल हो गया, तो इसीलिए इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण है। देखो, जब हम लोग किसी सतह पर चलते हैं तो त्वरण हमारे हाथ में होता है, वेग परिवर्तन की दर ना, कितने समय में कितना वेग बदल रहे हो। मान लो बाइक से जा रहे हो, रेस खींच लिए, 21 सेकंड में पता चला पहुंचा दे 40-50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप अपने अनुसार बदलते हो। लेकिन जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, या फिर ऐसे छोड़ दो, स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दी, तो जब इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूँ तो इसको पृथ्वी खींच रहा है, और पृथ्वी जिस बल से इसको खींचता है ना, उसको बोलते हैं उसका भार। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो इस मार्कर का जो द्रव्यमान होगा, जैसे ये मार्कर है, इस पर बल लगाएगा पृथ्वी कितना, आप बताओगे कितना इसका द्रव्यमान होगा, और जितने त्वरण से ये नीचे गिर रही है तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण जी से, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल या फिर उस वस्तु का भार। आगे पढ़ेंगे, वेट है ना, इसीलिए कहा जाता है द्रव्यमान और वेट में अंतर समझो, जी का मान बदल जाता है, पृथ्वी तल पे कुछ और है, ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे कम हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए किसी वस्तु का जो भार होता है ना, इसी को वेट भी बोलते हैं, भार। भार परिवर्तनशील है, वो बदल जाएगा स्थान विशेष के हिसाब से, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। ये द्रव्यमान है और ये पूरा भार, समझ गए। और एच क्या है, जमीन तल से ऊंचाई, मान लो ये जमीन है, यहाँ से एच, या फिर इसको हम लोग मानते हैं किसी एक लाइन से, है ना, संदर्भ लाइन उसको बोलते हैं। चलो आगे पढ़ेंगे ही, बस एक एक चीज यहाँ समझ गए है क्या, यम क्या है, द्रव्यमान, जी क्या है ना, ग्रेविटी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जानना जरूरी है ना। और एच क्या है, ऊंचाई, बस हमको विमीय सूत्र के हिसाब से देखना है ना, कौन सी ऊंचाई है, आगे तो पढ़ेंगे। ठीक है भैया, और यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो आप बताएंगे कोई भी स्थितिज ऊर्जा हो, मात्रक तो जूल ही होगा, तो अभी विमीय सूत्र उसी के बराबर आएगा। देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू इज इक्वल टू एम जी एच का विमीय सूत्र, एम क्या है, मास, मास का पहला अक्षर, तो इसका विमीय सूत्र एम हो गया। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बताओगे गुरुत्वीय त्वरण, भैया त्वरण चाहे जिसका चाहे हाथी का त्वरण हो, बात समझ में आ रही है, त्वरण का विमीय सूत्र तो LT - 2 ही होगा, पहले ही बता चुके हैं, तो फाक से मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा, LT - 2, ये सब याद रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई हुई ना, लेंथ, लेंथ से क्या हो जाएगा, L, ठीक है, M अकेला था, ठीक है लिख लेंगे, L यहाँ भी इसकी पावर 1 और यहाँ भी, आधार सामान्य गुणों में घाते एक एक कितना हो जाएगा, 2, बचा T, समझ आ रहा है, ML2T - 2, ML2T - 2, ML2T - 2, सबका सेम। तो यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट समझ गए। एक तो कोई भी अंक लिखा है तो उसका विमीय सूत्र नहीं लिखना है, कोई भी संख्या लिखे है ना, कांस्टेंट है। अच्छा, नियतांक की जब बात आएगी तो आगे बताऊंगा, नियतांक कुछ ऐसे होते हैं जिनके मात्रक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मात्रक नहीं होते हैं, मैं इसी समय बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है ना, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा 11th में पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सार्वत्रिक गुरुत्व, नाम वाम के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं, कर्षण नियतांक। आप एक चीज जरूर पूछ सकते हो, सर इसको तो नहीं बोला गया सार्वत्रिक, क्या नाम है ये, F बराबर m, सार्वत्रिक न्यूटन का नियम है ना, लेकिन उसको बोल दिया गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो समझने वाली बात है। और न्यूटन ने उसको भी दिया था और इसको भी दिया, याद ये रखना है, ये हर जगह काम नहीं करता,
इससे कुछ लिमिटेशन है। याद रखना कोई भी नियम अगर उसमें बाउंड्री लगी है, लिमिट है कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, तो सार्वत्रिक नहीं है। कोई ऐसा नियम जो हर जगह अंतरिक्ष में लगाओ वहाँ भी काम करे, कहीं भी लगाओ, उसको सार्वत्रिक बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था सार्वत्रिक था बेटा, हर जगह है ना, गुरुत्वाकर्षण का हर जगह लगता है और इसीलिए इसके नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये होता क्या था जी, ठीक है। और 9th में याद करो, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको पूरा फार्मूला ही बता दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा F बराबर G m1 m2 बटे r²। देखो है क्या, सारी चीज़ यहाँ समझा दे रहा हूँ। कोई एक पिंड रहा होगा, उसका द्रव्यमान मान लो m1 है, दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान m2 है, और इनके केंद्र से केंद्र की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है r है, ठीक है। तब इनके बीच जो बल लग रहा होगा, आकर्षण बल, यानी ये m1 m2 को खींच रहा होगा। m1 कह रहा होगा तुम इधर आओ, m2 कह रहा है तुम इधर आओ, ये खींच रहा होगा, तो ये बल F से खींच रहा होगा। जितने बल से ये उसको खींचेगा उतने बल से उसे खींचेगा। तब उस बल का फार्मूला होगा F बराबर m1 m2 बटे r², और G कांस्टेंट होगा, यानी इन सब पर निर्भर करता था, ऐसे लिखोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r², इस पर निर्भर करता था। अब आप जानते हो निर्भरता तो समझ में आई रहोगी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप बराबर लगा देते हो, जरूरी थोड़े बराबर रहा हो, बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ नियतांक आता है जी, m1 m2 बटे r, और इसकी कुछ वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁴ ऐसे करके, है ना। ध्यान ये रखना है कि ये एक नियतांक है और ये इसका मात्रक भी होता है। हमको बीमा के हिसाब से समझना, आंकिक वैल्यू पे जाना नहीं है, ध्यान देना। मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनके मात्रक होते हैं, और कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनके मात्रक नहीं होते। तो जिनके मात्रक होते हैं उन नियतांकों का विमीय सूत्र भी होता है। क्लियर? जैसे 1/2 था, हाँ वही कहाँ गया, यहाँ पे 1/2 था, इसका कोई मात्रक होता है? नहीं होता, इसका बीमा नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ ये भी नियतांक है जी, और इसका मात्रक होता है, तो इसका बीमा हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, यानी उसी फॉर्म में मैंने लिखा भी है कि जी रोक लो, बाकी सबको उधर भेज दो, जी का ही तो चाहिए। तो हम कह देंगे जी इज इक्वल टू, देखो आर भाग में उधर जाएगा गुणे में, और m1 m2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, अच्छा अंतर का नियम हो गया, कर दिया। अब भैया जी का विमीय सूत्र वही होगा जो F r² बटे m1 m2 का होगा, और यहाँ से मात्रक भी देख सकते हो, बल का मात्रक न्यूटन, r क्या है दूरी का मात्रक मीटर², बटे m1 क्या है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और m2 का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम का गुणा होगा किलोग्राम², न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम, समझ गए। तो इसका मात्रक होता है विमीय सूत्र। देखना ये इंपॉर्टेंट है भैया, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ऑप्शनल में पूछा जाता है, तो रटना तो है नहीं हमको, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 सेकंड से भी कम समय लगा निकाल देंगे। अभी तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी इज इक्वल टू वही होगा जो F r² बटे m1 m2 का होगा। F का बताओ, डायरेक्ट बताओ बीमा, MLT-2, क्या बताएंगे MLT-, F का लिखेंगे MLT-2। R क्या था बेटा दूरी, लंबाई, क्या लिखोगे L, और इसका स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, वर्ग था तो कर दी डायरेक्ट, बटे m1 द्रव्यमान, इसका भी विमीय सूत्र m, और इसका भी m, तो m और m का गुणा होगा, कोई डाउट तो नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। इसको सही से लिख लो। आप बताओगे सर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2, आधार समान है, आधार समान है तो भाग में घाते घटेगी, तो आप बताएंगे सर m ऊपर ले जा रहे हो ना, ऊपर वाले में से इसको घटाओगे, 1 में से 2 घटाना, क्या करना, m की घात 1 थी और उसमें से घटाना कितना है 2, तो बड़ी संख्या का चिन्ह याद रखना, हमेशा 2 बड़ा है उसके सामने का चिन्ह ले लें, और असमान चिन्ह तो घटेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, अगर ये भी माइनस होता तो जुड़ जाता, समझ पा रहे हो ना, ओके। तो m को सॉल्व कर लिया, उसके बाद यल, यहाँ भी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, आधार समान है गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, 2 और 1 L3, और t -2, और तो कुछ नहीं बच रहा ना, हो गया इसका। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि सर एक कांस्टेंट और है पाई, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14 लिखते हैं, सर इसका विमीय सूत्र बता दो, कह देना नहीं होता, बोलना इसका मात्रक बताओ, क्लियर। और ऐसा भी नहीं है कि जिन सबके मात्रक होते हैं उनके विमीय सूत्र होते हैं, मैं सब सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्लियर है। तो ये सब आपके बौद्धिक स्तर पे डिपेंड करेगा, कैसे समझ पा रहे हो। वास्तव में मूल मात्रक हो, क्या होना चाहिए, मूल मात्रक जिनका होगा उनका विमीय सूत्र आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपने मूल राशियों या फिर मूल मात्रकों का विमीय सूत्र पढ़ा। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी राशि जिसका मूल मात्रक होता ही नहीं,
आपने तो कहा था मूल मात्रकों से मिलकर ही सभी राशियों का मात्रक बना होगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में याद करो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़े थे, पूरक राशि। देखो कोण क्या पढ़े थे, और दोनों कोण देख सकते हो, एक प्लेन एंगल यानी समतलीय कोण, इसको जनरली आप किससे लिखते थे बेटा, थीटा से, और थीटा बराबर चाप, आर्क होता था ना, तो लिख दे रहे हैं चाप बटे त्रिज्या, यही तो लिखते थे, और इसका मात्रक भी होता था रेडियन होता था। आप देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, इसका बीमा वही होगा विमीय सूत्र जो चाप बटे त्रिज्या का होगा। चाप क्या है बताते थे, वृत्त के परिधि का एक भाग, वृत्त के परिधि का जो भाग होगा वो लंबाई ही तो होगा, लेंथ का विमीय सूत्र क्या होगा एल, और त्रिज्या क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये भी लंबाई ही है, इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा एल। आप बताओगे इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1 बराबर किसी भी संख्या, देखो ध्यान से समझना, आधार समान है तो भाग में घाते घट जाएंगी, तो एल की पावर 1 - 1 यही तो लिखोगे, जिसका मतलब क्या होगा 0, जिसका मतलब होगा 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1, जिसको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यानी कि बीमाहीन राशि। क्या बोलेंगे बेटा, बीमाहीन राशि। तो यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं भैया। एक तो हम उसकी बात करेंगे नियतांकों की, तो ऐसे नियतांक जिनका मात्रक होता है ना, उनका विमीय सूत्र होता है, जिनका मात्रक नहीं होता उनका विमीय सूत्र नहीं होता है। लेकिन सावधानी ये बरतना कि ऐसे राशि जिनका मूल मात्रकों के पद में मात्रक होता है, ठीक है, उनका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा एक कोण है, इसका भी मात्रक है, ये सारी सिस्टम में रेडियन, लेकिन मूल मात्रक के पद में नहीं है। मूल मात्रक तो आपके साथ ही है ना, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, विद्युत धारा का, और आप बताओगे ज्योति तीव्रता का, पदार्थ की मात्रा का, इन सबका है, उसमें से है ही नहीं रेडियन, तो इसलिए ऐसे आप घन कोण का भी निकालना चाहो तो घन कोण का भी देख लो फटाफट, वैसे ही समझ जाओ कि भैया क्षेत्रफल बटे r² होता था, तो क्षेत्रफल का L2, r² का भी L2, L0 आ जाएगा ना, बता दोगे ऐसे ही होता, जान ली। अब कुछ विशेष है जो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे विशेष के रूप में इसको भी लिख लो, हाँ लिखा तो है, थोड़ा हाईलाइट कर देना, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक और देख लो भैया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन उसको जानने के लिए एक और जान लो पहले, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना, तो वेलोसिटी का मतलब होगा वेग, और ग्रेडियंट का मतलब प्रवणता। वेग प्रवणता घबराना नहीं है, क्योंकि ये अभी आप पढ़े नहीं हैं, हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, तो तब तक तो जान ही जाएंगे, लेकिन लिख लो, अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे। वेग प्रवणता देखो, इतना समझ लो, किसी भी राशि का प्रवणता होगा दूरी के सापेक्ष देखा जाएगा उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। बात समझ आ रही है भैया, इतना दूरी बढ़ रहा है तो उसमें कितना परिवर्तन। अब प्रवणता के सामने जो शब्द लगा दोगे, जो राशि लगा दोगे, यहाँ क्या लगा है वेग, इसका मतलब वेग की तुलना करेंगे दूरी के फॉर्म में, दूरी के सापेक्ष, कि भैया दूरी बढ़ रही है तो वेग कितना बढ़ रहा है। और असल ये होता है जब कोई भी नदी होता है या नहर होता है, कहीं भी पानी बह रहा हो, नाली में भी, कहीं भी, तो आप देखते हो कि ऊपर बहुत तेजी से बह रहा होता है, खूब ज़्यादा वेग इसका होता है, उसके नीचे वाला स्तर का जो वेग होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो सबसे नीचे बह रहा होता है परत, उसका वेग लगभग 0 होता है, बहुत स्थिर होता है, शांत होता है ना। तो समझना ये है इधर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, दूरी, क्या है बेटा, दूरी, और दूरी जब बदल रही है तो हम ये देख रहे हैं वेग कितना बदल रहा है। तो समझने वाली बात है, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, देख लेते हैं, हाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वेग कितना था 0, यहाँ पर वेग कितना है बेटा v, ठीक है, तो वेग में अंतर कितना हो गया, तो आप बताएंगे सर v2 - v1, हमेशा ऐसा करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो, v का अंतर आया, v वेग बढ़ गया, और दूरी कितना हुआ, आप बताओगे सर यहाँ x माने z माने कुछ भी माने, हालांकि z एक्सिस इसको हम लोग मानते हैं डेरिवेशन करते समय, तो ये z1 और ये z, तो भैया मूल बिंदु पे तो दूरी 0 ही था, अब वहाँ z2 हो गया, तो आप बताओगे z2 - z1, इसी को आप मान लेना z, तो आ गया z। आज जब किसी चीज़ का अंतर कराते हो तो उसको डेल्टा लगा के लिख देते हैं, डेल्टा z, डिफरेंस, अंतर के लिए डेल्टा लगा देते हैं, अगर वो कैलकुलेशन में आ रहा है, और अगर बहुत कम कैलकुलेशन है तो d लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ भी वेग का अंतर हुआ, डेल्टा भी लगा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि भैया वेग में परिवर्तन देखेंगे किसके सापेक्ष,
दूरी के सापेक्ष, इसी को बोलेंगे वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो गया, समझ पा रहे हो? तो फार्मूला बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ हम लोग समझ लेंगे। ऐसे आप 12th में पढ़ोगे विभव प्रवणता, तो उसको भी सेम देखेंगे, भैया दूरी बदलने के साथ कितना बदल रहा है। तो वेग प्रवणता लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, वी जी। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? डेल्टा वी बटे डेल्टा जेड, यानी वेग में परिवर्तन क्या है बेटा, समझ जाना। और ये क्या है? दूरी में परिवर्तन। समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, आप बताओगे भैया जो डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड का हो। तो डेल्टा वी की बात अगर हम लोग करें तो वेग में परिवर्तन, वेग ही तो होगा। तो एल टी माइनस टू क्या बताओगे बेटा? एल टी माइनस, बहुत पीटेंगे, एल टी माइनस वन, जो मैं लिख दूँ वही है कह रहा हाँ, एल टी माइनस वन होगा, है ना, अभी भूल गए। और डेल्टा जेड क्या है? दूरी, यानी एक प्रकार की लंबाई होगी। सॉल्व इट, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, आधार समान है तो भाग में घाते घटेंगे, एक में से एक जाएगा जीरो, तो एल जीरो क्या लिखोगे? एल जीरो टी माइनस वन, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हो टी माइनस वन। ध्यान ये रहे, एक राशि है और उसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? उसका भी यही होगा, देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, है ना, कि सर दो राशि थी अलग अलग थी, है ना, दोनों का विमीय सूत्र एक ही हो गया, समझने वाली बात है। आवृत्ति को बेटा देखो कई सिंबल से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी से कोई एफ से लिख देता है। अब जब आप 12th में पढ़ रहे हो तो प्रकाशिकी, या 10th में पढ़ते हो प्रकाशिकी, प्रकाश पढ़े हो ना 10th में, तो उसमें पढ़ा होगा फोकस दूरी। जब फोकस दूरी को एफ से लिख दे तो फ्रीक्वेंसी को तो एफ से लिख नहीं सकते, तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा चलो भैया फ्रीक्वेंसी को एन से लिख लो। अच्छा, कुछ बुक में अपवर्तनांक आप पढ़े होंगे, अपवर्तनांक को एन से लिख देता है, तो कहते हैं अरे यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया, तो इसका सिंबल बदल लेते हैं, तो इसको न्यू से लिख दिया जाता है, ये ग्रीक लेटर है न्यू। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी को चाहे एफ से लिखो, चाहे एन से लिखो, चाहे न्यू से लिखो, जिससे मन के उससे लिख लो। मैं यहाँ फिलहाल एफ से लिख दे रहा हूँ, कहीं कुछ भी लिखा हो तो आप समझ जाना, वो उसकी मजबूरी है। एफ बराबर होता क्या? एक बटे आवर्तकाल। क्या होता है बेटा? एक बटे आवर्तकाल। इन सब के बारे में तो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आवर्त काल, इसका मतलब है समय। कोई भी वस्तु है अपना एक चक्कर जितने समय में लगाता है, बात समझ में आ रही है, वही उसका आवर्तकाल होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बात समझ आए, तो 365 दिन में पूरा एक साल में ना, एक साल उसका आवर्तकाल हो गया, या उसी को परिक्रमण काल भी बोलते हैं। ठीक, तो परिक्रमण और परिभ्रमण भी अलग है, अपने ही स्थान पे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, समझ गया ना। आवर्त काल समझ में आया? कुल मिला के कुछ भी है काल है ना, काल का मतलब समय, समय है, बस इसी से काम चला लेंगे। हम बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक बटे टी का, एक का तो कोई विमेय सूत्र होगा नहीं, टी का होगा, टाइम का होगा टी, और इसकी पावर अभी 1 है, अंश में ले जाएंगे, बताओ सेम सेम है। तो वेग प्रवणता का याद रखना कि आवृत्ति के बराबर होता है, फार्मूला भूल गया तो आवृत्ति का लिखना है ना। अभी एक दो देख लो फटाफट, एक दो, ठीक है, एक दो देखो, मेन तो छूट ही रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कौन सा? ऑफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, मीन्स विस्कोसिटी को बोलते हैं बेटा श्यानता। याद ये रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आसान है। श्यानता गुणांक को बेटा ईटा से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हाँ ईटा या फिर एटा, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, हाँ बस यन बनाएंगे और उसकी पूछ लंबी कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है? तो आप बताओगे सर बल बटे क्षेत्रफल और गुणे वेग प्रवणता, जो अभी पढ़ाया हूँ, इसीलिए पहले पढ़ा दिया हूँ ताकि दिक्कत ना, ठीक है। अच्छा, तो सबका तो जानते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, बल
बताओगे एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बटे क्षेत्रफल L2 लंबाई गुणे चौड़ाई, वेग प्रवणता अभी बताया हूँ, इसका ऐसे लिख लो T माइनस वन, सबको सॉल्व कर लेंगे तो बताएंगे m अकेला था, ठीक है, L की पावर 2 यहाँ L की पावर 1, आधार समान है, भाग में घाते घटेंगी, और याद ये रखना ऊपर ला रहे हो तो एक में से दो घटेगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस और दो में से एक जाएगा, एक चिन्ह सदैव बड़ी संख्या की हो गई, तो m l हो गया, t बच रहा है, ठीक है भैया। यहाँ भी देखो आधार समान है, भाग में घाते घटेंगी, अंश में ले जा रहे हो तो माइनस दो में से घटाओगे कितना, माइनस एक, घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस टू माइनस माइनस प्लस, गड़बड़ हो गया यार, माइनस थ्री नहीं होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस दो और दो में से एक जाएगा, समझ पाए कि नहीं, कंफ्यूज है। देखो आधार समान है तो भाग में घाते घटेगी, इसकी घात कितनी है, माइनस दो, ठीक है, घटाना है, किसको घटाना है, माइनस एक को, तो जब डबल चिन्ह हो जाएगा तो एक बार ब्रैकेट लगा देना, आप बताओ माइनस टू माइनस माइनस थोड़ा कराओगे ना, अब बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रहेगा माइनस, और असमान चिन्ह घटेगा तो दो में से एक जाएगा, एक माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट, और अगर इतना पता चल गया तो एक दो बस, ज़्यादा करेंगे नहीं ना, जैसे कंफ्यूजन वाला एक और पूछता है, आप आवृत्ति लिख लें, एक पूछता है विकृति, तो थोड़ा उच्चारण में समानता है ना, आवृत्ति पढ़ ले, एक पूछता है विकृति, तो आप कंफ्यूज आ जाते हैं, विकृति क्या होगा आवृत्ति क्या होगा ना, आवृत्ति तो जान लिए भैया टी माइनस वन होगा, विकृति देख लेते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेन, क्या बोलते हैं बेटा, और उससे पहले स्ट्रेस देख लो, दोनों का काम लगेगा, समझा रहा हूँ, और स्ट्रेस से पहले प्रेशर देख लो, समझा रहा हूँ, प्रेशर को बोलते हैं बेटा दाब, P दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अभी अंतर भी समझा दूंगा थोड़ा सा, बल बटे, अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका विमीय सूत्र लिखना थोड़ा बल का, अच्छा विमीय समीकरण भी लिख सकते हो, पता है ना क्या करना है, डायरेक्ट P को क्या करना है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है और बराबर इसका विमीय सूत्र लिख देना है, ठीक है, वो तो बता ही दिया हूँ, तो भैया बल का विमीय सूत्र आप जानते हो, एम एल टी माइनस टू बटे क्षेत्रफल का भी जानते हैं, L2 L स्क्वायर नहीं L2, ठीक है, इसकी पावर कितना है, एक, सॉल्व इट, m इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, आधार समान है, भाग में घाते घटेंगे, घटेगी तो भैया एक में से दो घटाना, अंश में ला रहे हो ना, ओके, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लेंगे, दो में से एक जाएगा, एक, समझ आ रहा, ओके, ml हो गया t, अब इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिबल, क्या बोलते हैं, प्रतिबल, सब पढ़ना है हम लोग को, सब पढ़ना है, देखो प्रतिबल क्या होता है, तो आप बताओगे सर इसको अगर हम बताएं गणितीय रूप में तो ये भी बल बटे क्षेत्रफल ही होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेम इसका भी मात्रक न्यूटन पर, भैया बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर, तो जाहिर सी बात है विमीय सूत्र भी समान है। अच्छा दोनों में अंतर क्या है, नहीं भैया संवेदनाओं पे मत जाना है ना, समझो थोड़ा सा अंतर देख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी ये पेन देना थोड़ा सा है आपके पास, पेन दे, वो जो 3 वाला आता है ना, हाँ हाँ बस दे दो दे दो, देखो सबसे पहले चीज़, मान लो यहाँ पर कोई क्षेत्रफल है, इतना बड़ा क्षेत्रफल, बहुत छोटा सा ले लो, ये मान लो इसकी वैल्यू कितनी, ये क्षेत्रफल, और इस पर हम बल लगा रहे हैं अभिलंबोत, इधर से ऐसे, बात समझ आ रही है, इधर से ऐसे बल लगा रहे हैं, तो बल की जो डायरेक्शन है ना इसके अभिलंबोत है, 90 डिग्री पे है, ये इधर की ओर ऐसे क्या लग रहा था बल, ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है, आप बताओगे सर ए क्षेत्रफल पर F बल लग रहा है, मैं कहूँगा नहीं मुझे एकांक क्षेत्रफल पर बताओ, तो कहोगे सर एक से गुणा करा दो, तो एकांक क्षेत्रफल पर, तो एक गुणे में उधर जाएगा भाग, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो अभिलंबोत बल लगता है उसको बोल देते हैं बेटा प्रेशर, ये तो स्ट्रेस क्या है, ध्यान देना, मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर हम बाहर से बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बाहर से बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्षेत्रफल बाहर से बल लगा रहे हैं, तो जब हम हटा ले रहे हैं तो फिर सीधा कैसे हो जा रहा है, हम तो इधर की ओर बल लगाए थे, जाहिर सी बात है हमारे विपरीत दिशा में कोई बल लगा रहा होगा इसके अंदर से, क्लियर, तो आंतरिक बल है, यहाँ पर ये जो F बल है इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, नहीं विरूपण बल की प्रक्रिया बल,
इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। मैं लिख दे रहा हूँ, ये बल क्या है बेटा, समझा भी रहा हूँ, प्रत्यानयन बल। देखो जो हम बाहर से बल लगाए वो इसका रूप बदल दे रहा था, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी विरूपक बल, जो इसका रूप बदल दे रहा है, विरूपण कर रहा है इसमें। और जब हम छोड़ रहे हैं तो इसके अंदर से कोई बल लगा रहा था जो इसको सीधा कर दिया, यानी प्रत्यानयन, प्रतियानयन, पुनः उसको उसकी स्थिति में लाने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे रबर को खींचेंगे तो हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन अंदर की ओर भी कोई बल लगा रहा है, तभी तो हमको बल लगाना पड़ रहा है। जब छोड़ेंगे वापिस आ जाएगा, तो कौन सा बल लगा रहा होगा, प्रत्यानयन बल। तो याद ये रखना, ये अंदर से लगता है और ये रूप बदलने वाला भी हो सकता है। क्लियर? तो मिला के ये अभिलंबोत लगेगा और ये प्रत्यानयन बल अंदर से। बस इतना ही अंतर था, बाकी डिटेल में तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, अगर मौका मिला तो। चलो बात कर लेते हैं। स्ट्रेस हो गया, बल बटे क्षेत्रफल निकाल लेंगे यार, विमीय सूत्र तो सेम आएगा, ये तो आप जानते हो, डायमेंशनल फार्मूला आप किसका, स्ट्रेस एफ बटे सेम आएगा, लिख दे रहा हूँ। आप बताएंगे एम एल माइनस 1 और टी माइनस, और अगर इतना जान गए तो आप देख लो विकृति का स्ट्रेन। अच्छा भैया ये क्या होता है, अजीब अजीब रास मिल रही है ना, प्यार हो जाएगा कुछ दिन में इससे, इतनी बार पढ़ोगे, पहली बार सुन रहे हो ऐसा इसलिए लग रहा है। तो स्ट्रेन जो होगा बेटा, देखो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, यानी कि बीमा में परिवर्तन। देखो बीमा का मतलब यहाँ लंबाई चौड़ाई ये वाली बीमा होगी, कोई दिशा, ठीक है ना, यहाँ भी वही मतलब है भाई, लंबाई की बीमा एक है, तो बीमा में परिवर्तन। या फिर कोई एक एग्जांपल लेकर ही बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास रबर था, ठीक है, कोई एक रबर था ऐसे, इसको आप इस पर बल लगाए और इसको खींच दिए, जब खींचेंगे तो आप कहोगे सर ये तो बढ़ के यहाँ तक आ गया, तो इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, आप बताओगे सर ये थी, है ना, और बढ़ कितनी गई, बताओगे सर यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है, तो उसको डेल्टा एल मान लेना, बहुत छोटा सा बढ़ेगा ना वो थोड़ा। तो आपसे पूछा जाता है बीमा में परिवर्तन यानी कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल, अब बटे प्रारंभिक बीमा यानी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, यही हो गया, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, समझ पा रहे हो ना, लंबाई में परिवर्तन। ऐसे ही किसी के लिए हो सकता है, केवल लंबाई के लिए नहीं, चौड़ाई भी हो सकता है, और भी कोई चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई, समझना। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है भैया इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेन, तो आप बताएंगे भैया लंबाई में परिवर्तन, लंबाई ही तो होगा, मान लो 10 मीटर था, मान लो 10 सेंटीमीटर था ऐसे, और इसको खींच के 12 कर दिए तो कितना बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर, वही तो परिवर्तन हुआ, वो भी तो एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, लेंथ से एल बटे प्रारंभिक लंबाई, वो भी लंबाई, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, आधार समान है तो भाग में घाते क्या होगी, घटेगी, 1 - 1 जिसका मतलब होगा 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1, यानी कि बीमाहीन। क्या लिखोगे बेटा, बीमाहीन। तो याद रखना भैया, एक बीमाहीन पढ़े हो कौन सा, स्ट्रेन, विकृति, और ना हाँ आवृत्ति का हुआ है ये T-1। तो सुनने में तो एक तरह लग रहा है, लेकिन दोनों, हाँ पूर्ण का देखो बीमाहीन था, समझ गए। ऐसे बहुत सारी राशियों की जो बीमाहीन होगा, बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, आवृत्ति का T-1 और विकृति का 1 यानी कि बीमाहीन। और अगर ये दोनों जान गए तो फटाक से एक चीज़ और देख लो, बस एक केवल पढ़ा के बाकी सब निकालते रहेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइम है ना अभी, तो और पढ़ लो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। प्रत्यास्थता गुणांक कैसे, कौन कह रहा है सिलेबस से कटा है? अरे यार ये सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है ना, शायद 9वां चैप्टर है, चलो पढ़ेंगे। चलो ध्यान देना, प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बेटा ई से लिखते हैं, किससे, और बराबर होता क्या है, तो बताओगे सर प्रतिबल बटे विकृति, और दोनों मैंने पढ़ा दिया है,
है ना, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है यार, अगर कोई पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी, तो प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल का तो निकाला हूँ बल बटे क्षेत्रफल से, ठीक है ना। देखो प्रतिबल का कितना है, ये ml -1 t -2 लिख देंगे डायरेक्ट, ml -1 t -2, और विकृति का तो एक विमाहीन, बस वही। यानी याद रखना, नाम से कुछ नहीं होता है, काम बराबर ही रहेगा। जो प्रतिबल का था वही प्रत्यास्था गुणांक का। अरे यार, बल बटे क्षेत्रफल और इसका डेल्टा एल बटे एल, तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।